तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 27 जनवरी 2023 की। साथ ही में दिन है शुक्रवार का, वही हिंदी तारीख है शुक्ला षष्ठी और महीना चल रहा है माघ का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है किसान सम्मान निधि योजना को लेकर। दोस्तों शायद आप में से कई लोग जानते होंगे कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। दोस्तों इसी बीच एक ताज़ा जानकारी आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि किसानों को उम्मीद है कि सरकार से मिलने वाला सपोर्ट और बढ़ेगा। जैसा कि शायद आप जानते होंगे अभी केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6,000 रूपए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देती है, जो भी गरीब किसान है उनको। हालांकि अब इसी योजना को लेकर ये उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे 6,000 रूपए से बढ़ाकर 8,000 रूपए सालाना कर सकती हैं। दोस्तों आसान शब्दों में कहें तो ये उम्मीद जताई गई है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी जो हर साल गरीब किसानों को 3 किस्तों में 2-2 हजार रूपए करके जो 6,000 रूपए मिलते हैं बिल्कुल फ्री में, इसी 6,000 रूपए को 8,000 रूपए किया जा सकता है। हालांकि सच में 6,000 रूपए 8,000 रूपए हो पाएगा या नहीं, ये तो बजट के पेश होने के बाद ही पता चलेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एंड्रॉइड यूजर को लेकर। दोस्तों आप जब भी कोई नया एंड्रॉइड फोन खरीदते हैं तो उसमें पहले से ही गूगल के कुछ ऐप इंस्टॉल रहते हैं। आप चाहे तब भी इन्हें हटा नहीं सकते, क्योंकि गूगल मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को इसी शर्त पे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा था कि उन्हें उसके ऐप प्री इंस्टॉल करने होंगे। लेकिन अभी हाल ही में बीते बुधवार को गूगल ने यह ऐलान किया है कि मोबाइल में गूगल रखना कंपलसरी नहीं होगा। ये मोबाइल कंपनियों की इच्छा पे निर्भर है कि वो गूगल के ऐप प्री इंस्टॉल करें या ना करें। दोस्तों आसान शब्दों में कहें तो इस फैसले के बाद अब आप आने वाले दिनों में जब भी कभी कोई नया एंड्रॉइड फोन खरीदेंगे तो उसमें जो गूगल के ऐप होंगे, चाहे वो यूट्यूब हो या जीमेल, आप उसे भी अनइंस्टॉल कर पाएंगे। बताया गया गूगल को ये कदम इसलिए उठाना पड़ा है क्योंकि पिछले ही हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि CCI द्वारा उस पे लगाए गए 1337.76 करोड़ रुपए के जुर्माने पे रोक लगाने से इनकार कर दिया था। CCI की जुर्माना लगाने की वजह यही थी कि गूगल एंड्रॉइड के बदले में मार्केट में कंपटीशन के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, यानी कि जबरदस्ती नए फोन में अपने ऐप को इंस्टॉल करके देता है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में एंड्रॉइड फोन चलाने वालों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि वो अपनी मर्जी से अपने फोन में सभी ऐप को रख पाएंगे या फिर हटा पाएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन के लॉन्च होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने बीते गुरुवार को दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया है। आपको बता दें कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी ने इसे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर बनाया है। आपको बता दें नाक से ली जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज यानी कि तीसरे खुराक के तौर पे लगाया जाएगा, यानी कि कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक के तौर पे दी जाएगी। आप नहीं जानते हो तो आपको बता दें भारत सरकार ने बीते 23 दिसंबर को इस वैक्सीन को मंजूरी दी थी और अब ये फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। बताया गया ये वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में 325 रूपए में लगवाई जा सकती है, वहीं प्राइवेट अस्पतालों में इसकी कीमत 800 रूपए चुकानी होगी। बताया गया इस वैक्सीन के लिए कोविन पोर्टल से ही बुकिंग होगी। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें नेजल वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है जो कि नाक के जरिए दी जाएगी, यानी कि इस वैक्सीन में किसी तरह का कोई इंजेक्शन नहीं है और ये अपने आप में अपनी तरह की दुनिया की पहली वैक्सीन है जो कि किसी इंजेक्शन के जरिए नहीं बल्कि नाक के जरिए दी जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बाबा रामदेव के एक बड़े बयान को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बीते रोज 26 जनवरी को यानी कि 74वें रिपब्लिक डे पर हरिद्वार में बाबा रामदेव ने कहा है कि पाकिस्तान के जल्दी 4 टुकड़े होंगे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान अलग देश बनेगा, वहीं पोक और पंजाब का भारत में विलय होगा। आने वाले समय में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। साथ ही में बाबा रामदेव ने कहा कि दुनिया की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है, यूक्रेन और रूस का युद्ध अभी चल रहा है, चीन और पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें हो रही हैं। साथ ही में बाबा रामदेव ने ये भी कहा कि अब तालिबानियों से अफगानिस्तान संभलने वाला नहीं है। हालांकि कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो बाबा रामदेव का ये एक बड़ा दावा और एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे और 3 हिस्सों का भारत में विलय हो जाएगा, यानी कि पाकिस्तान के 3 हिस्से भारत में मिल जाएंगे और एक हिस्सा दूसरा देश बन जाएगा। हालांकि बाबा रामदेव ने ये बातें कहां से कही हैं, यानी कि किस सबूत के आधार पे कही हैं, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मेड इन इंडिया बैटल गेम को लेकर। जानकारी के मुताबिक गणतंत्र दिवस के खास मौके पर पुणे के सुपर गेमिंग ने अपने बैटल ग्राउंड गेम इंडूस का ट्रेलर जारी किया है। जानकारी के मुताबिक इंडूस गेम के लिए iOS और एंड्रॉइड दोनों पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। कंपनी के दावे के मुताबिक इंडूस गेम में भारतीयता की झलक देखने को मिलेगी। गेम का जो ट्रेलर दिखाया गया है उसमें देखा जा सकता है कि इसमें लूट सिस्टम और कुछ लोकेशन को दिखाया गया है। कंपनी के दावे के मुताबिक इंडूस एक मेक इन इंडिया और रॉयल बैटल ग्राउंड गेम है। ट्रेलर में एक आइलैंड और गैलेक्सी को देखा जा सकता है। इंडूस गेम काफी हद तक मैथ वॉकर जैसा दिख रहा है। बताया गया इस गेम का मकसद कॉस्मियम को इकट्ठा करना है। सबसे खास बात यह है कि गेम के अंत में जो प्लेयर जिंदा बचेगा उसे ही ये कॉस्मियम मिलेगा। साथ ही ट्रेलर में दिखाया गया है कि सरताज नाम का एक कैरेक्टर है जिसका पूरा बदन ताजमहल के हिसाब से बनाया गया है, यानी कि इस कैरेक्टर का जो मुंह है वो ताजमहल का गुम्बद है और जो नीचे का हिस्सा सीना है वो ताजमहल के गेट जैसा बनाया गया है। साथ ही आपको बता दें इस इंडूस गेम के लिए गूगल
प्ले स्टोर पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और ये गेम फ्री होगा। इसका साइज लगभग 500 MB का होगा। कंपनी के मुताबिक इस गेम को 4 GB रैम वाले में आराम से खेला जा सकेगा। बाकी आपको इस गेम की ज्यादा जानकारी गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद मिल जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गन्ने के दाम बढ़ने को लेकर। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में गन्ने का रेट सरकार ने बढ़ा दिया है। सरकार ने 10 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। राज्य स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने ये बढ़ोतरी की है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि पिछले वर्ष हमारा गन्ने का रेट 362 पर था। अब 10 रुपए की बढ़ोतरी के साथ इस वर्ष का गन्ने का रेट 372 रुपए पे रहेगा, यानी कि ये प्रति क्विंटल का भाव है। साथ ही जानकारी के मुताबिक अगले साल भी सरकार किसानों के लिए गन्ने का रेट बढ़ाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने को लेकर। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट आने वाले 27 अप्रैल को प्रातः 7:10 पर यानी कि सुबह 7:10 पर खुलेंगे, जबकि गाडू घड़ा तेल कलश यात्रा का दिन 12 अप्रैल को निश्चित हुआ है। राज दरबार नरेंद्र नगर में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित धार्मिक समारोह में पंचांग की गणना करने के बाद कपाट खुलने की ये तारीख तय हुई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी पे बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर। जानकारी के मुताबिक केरल की कांग्रेस पार्टी ने बीते रोज ये ऐलान किया कि वो गणतंत्र दिवस के मौके पर यानी कि 26 जनवरी के मौके पर पीएम मोदी पर बनी BBC की विवादित डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग करेगी। साथ ही बीते रोज ये भी ऐलान किया गया था कि केरल की कांग्रेस कमेटी डॉक्यूमेंट्री की ये स्क्रीनिंग तिरुवनंतपुरम में शंकुमुगम बीच पे करेगी। साथ ही बताया गया ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा सके, इसीलिए KPCC ने ये डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए ये बीच चुना है। दोस्तों शायद आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि अभी हाल ही में BBC की तरफ से पीएम मोदी पे बनी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई थी, जो कि 2 पार्ट में थी। हालांकि इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर कहा गया कि पीएम मोदी के बारे में इसमें गलत तथ्य बताए गए हैं। इसी की वजह से इस डॉक्यूमेंट्री को अपने देश यानी कि भारत में भारत सरकार ने बैन कर दिया था। हालांकि बीजेपी की जो विरोधी पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही हैं और कह रही हैं कि पीएम मोदी पे जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है BBC ने, आखिर उसे क्यों बैन किया गया। इसी की वजह से डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार द्वारा बैन करने के बावजूद भी देश के कई जगहों पे इसे जबरदस्ती चलाया जा रहा है और लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी हाल ही में बीते रोज 26 जनवरी के मौके पर केरल में जो कांग्रेस पार्टी है उसने भी ऐसा ही करने की कोशिश की। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के अंधकार में डूबने को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोलियम का संकट भयंकर रूप लेता जा रहा है। कुछ सरकारी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के कारण कच्चे तेल का आयात हर रोज ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इसका पूरी अर्थव्यवस्था पे बहुत खराब असर हो रहा है। देश में गहरा ऊर्जा संकट की झलक इसी हफ्ते को देखने को मिली थी, जब पूरे देश में लगभग 16 घंटे तक बिजली गुल रही थी। हालांकि उस समय यानी कि बीते सोमवार को पाकिस्तान सरकार ने कहा कि ऐसा तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुआ है, लेकिन अब इस बारे में एक वेबसाइट की तरफ से ये खुलासा किया गया है रिपोर्ट बताते हुए कि इस ब्लैकआउट का संबंध ईंधन की घटती आपूर्ति से था, न कि किसी तकनीकी खराबी से। आसान शब्दों में कहें तो पाकिस्तान के पास काफी ज्यादा पैसे की कमी हो गई है। इसी की वजह से कच्चा तेल यानी कि जिससे पेट्रोल डीजल वगैरह बनता है उसको लेने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। इसी की वजह से ऐसा दावा किया गया है कि बीते सोमवार को पूरे देश में जो 16 घंटे के लिए बिजली कट गई थी, इसका कारण कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि ईंधन की घटती आपूर्ति की वजह से ऐसा हुआ था। तो दोस्तों अगर ये बात सच है तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के कैसे हालात हो गए हैं कि वहाँ पर तेल की आपूर्ति पूरी न होने की वजह से अब बिजली पूरे देश में कट जा रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अग्निवीर सेना को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय की ओर से अग्निवीर की सेना भर्ती के पैटर्न में बदलाव किया गया है। साल में 2 बार अग्निवीर की सेना में भर्ती की जाएगी। ताजा जानकारी में बताया गया है आने वाले 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खुल जाएगा और इस पोर्टल का एड्रेस है joinindianarmy.nic.in। बताया गया नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इच्छुक उम्मीदवार इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा शुरू हो जाएगी। बताया गया कट ऑफ के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। दौड़ में निकलने के बाद मेडिकल जांच होगी, उसके बाद ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। दोस्तों आपको बता दें पहले ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए दौड़ शुरू होती थी, उसमें निकलने के बाद मेडिकल जांच और उसके बाद लिखित परीक्षा ली जाती थी। लेकिन इस साल 2023 और 24 के लिए अग्निवीर सेना भर्ती रक्षा मंत्रालय के आदेश पर इस नए पैटर्न पे ली जाएगी, जो कि अभी हमने आपको बताया, यानी कि परीक्षा पहले होगी। बाकी इस वैकेंसी को लेकर जो इच्छुक हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर इसकी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बैंकों के बंद होने को लेकर। दोस्तों अगर आपको भी बैंक से जुड़े किसी जरूरी काम को करना है तो आज शुक्रवार को ही उस काम को निपटा लें, क्योंकि आज शुक्रवार यानी कि 27 जनवरी 2023 के बाद बैंक 4 दिन के लिए बंद रहने वाले हैं। ऐसे में किसी भी तरह का काम फिर 4 दिन तक नहीं हो पाएगा। हालांकि दोस्तों ये जो बैंकों की बंदी होगी वो राज्यों या शहरों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। असल में 2 छुट्टी तो पूरे देश के लिए रहेगी, चौथे शनिवार और रविवार की। साथ ही बताया गया 30 और 31 जनवरी को इन दोनों ही दिन SBI बैंक कर्मियों की हड़ताल रहेगी, जिससे जो देश के सबसे बड़े बैंक के ग्राहक हैं यानी कि SBI के, उनको परेशानी हो सकती है। इसके अलावा भी बताया गया है कि SBI के अलावा और भी कई बैंक के कर्मचारी हड़ताल पे जा सकते हैं। बताया गया इस हड़ताल की वजह से 42 करोड़ खाता धारकों पे असर पड़ सकता है।
वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शाहरुख खान की पठान मूवी को लेकर। जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान की फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर बीते रोज पहले दिन 55 करोड़ रुपए की बम्पर ओपनिंग की। बताया गया बॉलीवुड के इतिहास की फर्स्ट डे पर सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली अब ये फिल्म बन गई है। इससे पहले ऋतिक रोशन की मूवी वॉर ने 51,60,000 करोड़ रुपए का फर्स्ट डे कलेक्शन किया था। हालांकि अब पठान मूवी इससे भी आगे निकल गई है। वहीं एक और जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि पठान मूवी ने दुनिया भर में 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। यानी कि अपने देश भारत में तो पठान मूवी की लगभग 55 करोड़ रुपए की कमाई हुई है पहले दिन, लेकिन अगर दुनिया भर के कलेक्शन को जोड़ दिया जाए यानी कि दूसरे देशों के कलेक्शन को भी, तो पहले दिन की ही कमाई 100 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई है। वहीं दोस्तों शाहरुख खान को लेकर एक और खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान ने बीते रोज गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्वीट करते हुए लिखा कि देश के लिए क्या कर सकते हो, सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। साथ ही शाहरुख खान ने आगे लिखा, हमें वो सब संजोना चाहिए जो हमारे संविधान ने हमें दिया है, जिससे हमारा देश नई ऊंचाइयों पर जाए। जय हिंद। बताया गया 26 जनवरी के मौके पर शाहरुख खान के आए हुए इस ट्वीट को देश के बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं और देशभक्ति के भाव से देख रहे हैं। दोस्तों शाहरुख खान की पठान मूवी को लेकर एक और खबर आ रही है, देखें अपनी स्क्रीन पर। पठान मूवी की कमाई देख प्रकाश राज ने विरोधियों को घेरा। फिल्म की ब्लॉकबस्टर ओपनिंग देख बोले, बायकट वालों चुप हो जाओ, किंग खान की वापसी हो गई है। वहीं दोस्तों शाहरुख खान की मूवी पठान पर कंगना रनौत का भी रिएक्शन आया है। जानकारी के मुताबिक कंगना रनौत ने शाहरुख खान का नाम लिए बिना फिल्म की तारीफ की है। साथ ही में कंगना ने ये भी कहा है कि वो चाहती हैं कि ये फिल्में निश्चित रूप से काम करे और ऑडियंस इसे खूब पसंद करे। साथ ही कंगना ने ये भी कहा कि इस तरह की फिल्में चलनी चाहिए। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो पर अभी एक इनामी ऑफर चल रहा है, जिसके तहत हर गुरुवार को किसी एक यूजर को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जा रहा है, जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों इस इनामी ऑफर में हिस्सा लेना बड़ा ही आसान है। इस मुख्य समाचार के वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। साथ ही दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाना है। बेल का आइकन दबाना सबसे मेन है। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है और बेल का आइकन नहीं दबाया है तो आप इसे ध्यान से ऑन कर लें। वहीं दूसरा काम है इसी वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो जो भी यूजर इन कामों को करेंगे तो इन्हीं में से किसी एक विनर को हर गुरुवार को इनमें से कोई एक गिफ्ट दिया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो हर गुरुवार को एक नए विनर का ऐलान किया जाएगा। दोस्तों मनोरंजन जगत से एक और बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों शायद आप जानते हैं मुन्ना भाई और सर्किट की जोड़ी खूब पसंद की जाती है। फिल्म मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई में संजय दत्त और अरशद वारसी ने शानदार किरदार निभाया था। दोनों ही फिल्में सुपरहिट हुई थी। अब ताजा जानकारी के मुताबिक एक बार फिर सर्किट और मुन्ना भाई की जोड़ी पर्दे पे वापसी कर सकती है। हाल ही में अरशद वारसी ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करके जानकारी दी है कि वो बहुत ही जल्द संजय दत्त संग वापसी कर रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में एक ऐसी मूवी देखने को मिल सकती है जिसमें संजय दत्त और अरशद वारसी साथ होंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बाबा राम रहीम को लेकर। जानकारी के मुताबिक डेरा सच्चा सौदा सिरसा चीफ राम रहीम तलवार से केक काटने के बाद अब एक नए विवाद में घिर गया है। बताया गया राम रहीम ने गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो तिरंगे के पैटर्न वाली बोतल को इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑर्गेनिक सब्जियां तैयार करने का डेमो देने के बाद राम रहीम ने बोतल को नीचे फेंक दिया था। इसी की वजह से अब राम रहीम इस विवाद को लेकर भी काम में फंस गया है। वो बोतल बिल्कुल तिरंगे की तरह बनी हुई है। इसी की वजह से इस बोतल फेंकने को तिरंगे का अपमान माना जा रहा है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, साध्वी यौन शोषण और हत्या के 3 केस में 20-20 साल की सजा काट रहा राम रहीम एक बार फिर से 40 दिन की पैरोल पर यूपी के बरनावा आश्रम में है और वो अब हर दिन सत्संग और दैनिक कामकाज की वीडियो बना रहा है। इसी सीरीज में उसने बीते रोज 25 जनवरी की सुबह ऑर्गेनिक सब्जियां बनाने का एक वीडियो जारी किया था जिसमें तिरंगे के पैटर्न वाली बोतल इसी वीडियो में दिखाई गई, जिसे वो फेंकते हुए नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कैशलेस हो रही इकोनॉमी को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश में कार्ड पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ रहा है। बीते साल देश में कार्ड पेमेंट करीब 27% बढ़ा है। ग्लोबल डेटा का अनुमान है कि अगले 4 वर्षों के दौरान ये सालाना 18.7% की दर से बढ़ेगा। डेटा एंड एनालिटिक्स की कंपनी के मुताबिक आने वाले 2026 तक देश में कार्ड के जरिए पेमेंट 43.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो इस खबर के जरिए यही बताने की कोशिश की गई है कि अपने देश में अब बहुत सारे लोग डेबिट कार्ड यानी कि जो ATM कार्ड होता है या फिर जो क्रेडिट कार्ड होता है उसके जरिए पेमेंट करने लगे हैं और ऐसे पेमेंट करने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो अपना देश है वो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है तेजी से। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम को लेकर। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम साल 2022 के ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। इसके अलावा उन्होंने वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता है। वहीं इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। वहीं दोस्तों अभी हाल ही में एक दिन पहले T20 मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भारत के सूर्य कुमार यादव ने जीता था। हालांकि दोस्तों लगातार
बार दूसरे साल मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को मिला है। पिछले साल तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने इस अवार्ड को अपने नाम किया था। तो पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम को लेकर ये कहा जा सकता है कि आईसीसी ने उन्हें एक बेहतरीन प्लेयर माना है। इसी की वजह से उन्हें 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है केजरीवाल के नए बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते बुधवार को छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में झंडा फहराया। इस दौरान उन्होंने चीन के रुख पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली सीएम ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने जान की बाजी लगाकर हमें आजादी दिलाई, इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी हम पर है। ऐसे में दो बातें अहम हो जाती हैं। एक तरफ हम मीडिया में पढ़ते हैं कि हमारी सीमाओं पे चीन कुछ सालों से हमें आंखें दिखा रहा है। यह हम सब के लिए चिंता की बात है। हमारे सैनिक उनका मुकाबला करने में पीछे नहीं है, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि उनका साथ दें। हम चीन के सामान का बहिष्कार करें, लेकिन हम है कि उनका व्यापार बढ़ा रहे हैं। साथ ही में केजरीवाल ने कहा कि 2020 में भारत ने चीन से 65 बिलियन और 2021 में 95 बिलियन डॉलर का सामान खरीदा। हमें अपनों की चिंता नहीं है, हम चीन को माला माल बना रहे हैं। दोस्तों आसान शब्दों में कहें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये कहना चाहा कि हम साल दर साल चाइना को ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं, उससे ज्यादा सामान खरीद कर। साथ ही में केजरीवाल ने ये भी कहा कि हम जो सामान उससे खरीद रहे हैं ये सब हमारे यहाँ भी बन सकता है और हम बना भी रहे हैं, इससे अपने लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये भी दावा किया है कि पिछले कुछ सालों से करीब 12 लाख व्यापारी केंद्र सरकार की नीतियों से परेशान होकर देश छोड़ गए हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नए आटे और पुराने आटे को लेकर। दैनिक भास्कर की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है और बताया गया है कि हम घरों में अक्सर गेहूं के आटे से बनी रोटी और आटे पूड़ियां खाते हैं। शायद आप जानते होंगे गेहूं के आटे से ही सूजी, मैदा, दलिया भी बनाई जाती है, लेकिन इनके इस्तेमाल में लापरवाही बरती जाती है। कई बार लोग पहले से बचे आटे में नए आटे को मिला देते हैं या फिर आटे की बची हुई लोई में अगले दिन नया आटा मिलाकर रोटी बना देते हैं। बताया गया दैनिक भास्कर ने इसके बारे में डाइटिशियन डॉक्टर विजय श्री प्रसाद से बात की है। उनकी तरफ से बताया गया है कि ऐसा करना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। बताया गया पुराने आटे में नए आटे को मिलाना ठीक नहीं है। इससे बनी रोटी में हानिकारक केमिकल्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से डायरिया या फिर लीवर की बीमारी का खतरा हो सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी और केएल राहुल को लेकर। दोस्तों आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो शायद आपको पता होगा कि एक्ट्रेस आथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल बीते 23 जनवरी को शादी के बंधन में बंध गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शादी के बाद इस नए नवेले जोड़े को दोस्तों और रिश्तेदारों की तरफ से काफी महंगे तोहफे मिले हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनील शेट्टी ने अपनी बेटी और दामाद को मुंबई में 50 करोड़ रुपए का एक आलीशान अपार्टमेंट गिफ्ट किया है। वहीं सुनील शेट्टी के करीबी दोस्त सलमान खान ने आथिया को लगभग 1.5 करोड़ रुपए की ऑडी कार गिफ्ट की है, जबकि जैकी श्रॉफ, विराट कोहली, साथ ही में MS धोनी, इसके अलावा अर्जुन कपूर ने भी आथिया और केएल राहुल को महंगे उपहार दिए हैं। बताया गया विराट कोहली ने केएल राहुल को BMW कार गिफ्ट की है, जबकि धोनी ने एक बाइक गिफ्ट की है। वहीं अर्जुन कपूर ने एक डायमंड का ब्रेसलेट दिया है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं जैकी श्रॉफ ने आथिया शेट्टी को 30 लाख रुपए की लग्जरी वॉच गिफ्ट की है, यानी कि घड़ी। इसके अलावा भी कई और तोहफे दिए गए हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मौसम समाचार को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश के कई राज्यों में अचानक मौसम बदल गया है। कई राज्यों में बारिश होने की वजह से ठंड बढ़ गई है। हालांकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पे बारिश शुरू नहीं हुई है, तब भी वहां पे ठंड बढ़ गई है। शायद जो आसपास के राज्य हैं उनका असर पड़ रहा है। वहीं बताया गया पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की वजह से रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में ताज़ा बर्फबारी की वजह से 265 सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। वहीं अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने यूपी में अगले 5 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है, यानी कि अगले आने वाले 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। जाहिर बात है इसका असर यानी कि बारिश के या बारिश की वजह से होने वाली ठंड का असर जो यूपी के आसपास के राज्य हैं जैसे कि दिल्ली वगैरह वहां पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हाल ही में बीते रोज राजधानी दिल्ली में भी लोगों को काफी ज्यादा ठंड लगी। अचानक से मौसम बदल गया। आइए दोस्तों अब अगली खबर में जानते हैं कि आज 27 जनवरी 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, यानी कि आज खास 27 जनवरी को। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के कुछ हिस्सों पर शीतलहर की स्थिति बन सकती है, यानी कि काफी ठंडी हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, असम, मेघालय और साथ ही में त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है। वहीं पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में, साथ ही में मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। जाहिर बात इसकी वजह से ठंड थोड़ी और बढ़ जाएगी। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी आज हल्की बारिश और साथ ही में हिमपात देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ऋषभ पंत को बचाने वालों को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर और बैट्समैन यानी कि ऋषभ पंत की जान बचाने वाले रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर को हरियाणा उत्तराखंड की सरकार ने अभी हाल ही में बीते रोज सम्मानित किया। ड्राइवर सुशील व कंडक्टर परमजीत खुद यमुनानगर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीएम मनोहर लाल ने उन्हें प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया, जबकि उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में दोनों के परिजन पहुंचे थे, जहां सीएम धामी ने प्रशंसा पत्र देने के साथ 1-1 लाख रुपए भी दिए। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, यही वो दो लोग हैं जो ऋषभ पंत का एक्सीडेंट होने के बाद उन्हें
जल्द से जल्द अस्पताल ले गए थे। अभी हाल ही में ऋषभ पंत ने भी उनका शुक्रिया अदा किया था। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी को लेकर। जानकारी के मुताबिक 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में 23 से ज्यादा झांकियां देखी गयी। वहीं सेनाओं के स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन किया गया। इसी दौरान नारी शक्ति की तस्वीर भी दिखी। डेयर डेविल्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और फ्लाई पास्ट में राफेल गरजे। परेड खत्म होने के बाद पीएम मोदी सबसे पहले नए संसद भवन बनाने वाले मजदूरों से मिले। वहीं बताया गया पीएम मोदी राजस्थान की बंदेज पगड़ी में नजर आए। ये पीले और केसरिया रंग की थी। पीएम मोदी ने पिछली बार गणतंत्र दिवस के मौके पे कुर्ता पैजामा पहना था। तब उनके गले में मणिपुर पारंपरिक लेंगयान गमछा था। इसके अलावा उत्तराखंड की टोपी पहनी थी जिसपे ब्रह्मा कमल बना हुआ था। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो पीएम मोदी हर साल ही कुछ ऐसा नया पहनते हैं जो कि किसी राज्य के किसी खास चीज को दिखाता है। साथ ही बताया गया गणतंत्र दिवस की परेड खत्म होने के बाद बीते रोज 26 जनवरी को पीएम मोदी का अनोखा अंदाज देखने को मिला। बताया गया पीएम मोदी परेड खत्म होने के बाद कर्तव्य पथ पे पैदल चलकर आम लोगों से जाकर मिले, यानी कि थोड़ी सी दूरी बनाकर। बताया गया पीएम मोदी का ये अंदाज पहली बार देखा गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है 26 जनवरी को लेकर, यानी कि 26 जनवरी के असली मायने को लेकर दैनिक भास्कर की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। दोस्तों मुझे ये जानकारी काफी ज्यादा अच्छी लगी, इसी की वजह से आपको बता रहा हूँ। तो दैनिक भास्कर के आर्टिकल में ये बताया गया है कि ये मजे की बात है कि यदि हम एक सामान्य भारतीय से पूछें कि 26 जनवरी का सेलिब्रेशन हम किस लिए करते हैं, तो कई लोग इसे आजादी से जोड़कर देखेंगे, जबकि ये उसके कहीं आगे का सेलिब्रेशन है। लेकिन इस आजादी को सही मायने 26 जनवरी 1950 को मिले, जब हमने भारत में संविधान को लागू कर लोकतंत्र स्थापित किया। असल में दोस्तों बात यह है कि केवल आजादी मिलना उतना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि आजादी स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत की स्थिति और किसी देश की तरह हो सकती थी, जहाँ पे तानाशाही या राजतंत्र या फिर देश की सेना का ही कब्जा हो जाए, जैसा कि हमें पाकिस्तान वगैरह में देखने को मिलता है। लेकिन भारत के फाउंडर्स ने हमें एक सेफ भविष्य दिया, एक शानदार संविधान के जरिए। तो कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो 26 जनवरी वो दिन है जिस दिन देश में संविधान लागू हुआ। इसी की वजह से हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि ये दिन आजाद मुल्क के गणतंत्र बनने का दिन है, कानून का राज स्थापित होने का दिन है। कानून का राज स्थापित होने के बाद ये फाइनल हो गया कि यहाँ पे कोई राजतंत्र नहीं चलेगा, कोई तानाशाही नहीं चलेगी, जो होगा वो लोकतंत्र के जरिए होगा। वैसे तो दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है जिस पे घंटों बोला जा सकता है, जो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी वो बतानी चाहिए। आइए बढ़े अगली खबर की तरफ। वित्त मंत्री की मौजूदगी में हुई हलवा सेरेमनी। केंद्रीय बजट 2023-24 की तैयारी हुई पूरी। मंत्री सीतारमण ने अधिकारियों को खिलाया हलवा। जी हाँ, 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश होने वाला है। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। बताया गया बजट के परंपरा के अनुसार हलवा सेरेमनी भी बीते गुरुवार 26 जनवरी को मनाई गई। इस मौके पे केंद्रीय वित्त मंत्री भी मौजूद रही। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, बजट को लेकर ये परंपरा है कि इसके कुछ दिन पहले हलवा सेरेमनी होती है, यानी कि जो बजट के अधिकारी हैं वो आपस में हलवा बांटकर खाते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाली सुरंग को लेकर। जानकारी के मुताबिक पूरे कश्मीर को कन्याकुमारी तक रेल के जरिए जोड़ने का सपना इस साल दिसंबर तक साकार हो जाएगा। दरअसल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी कि USBL का 90% काम पूरा हो चुका है। इस बारे में अधिकारियों ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाली लाइन के लिए सभी जरूरी सुरंगें बनकर तैयार हो चुकी हैं। बाकी आगे का काम तेजी से चल रहा है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर से दिसंबर के बीच रेल नेटवर्क का उद्घाटन हो जाएगा। अभी ट्रेन कश्मीर की तरफ से बारामूला से बनिहाल और जम्मू की तरफ से कटरा तक चलती है। इस समय कटरा को बनिहाल से जोड़ने का काम चल रहा है। बताया गया इस काम के पूरा होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप रेल के जरिए सफर कर सकेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राकेश झुनझुनवाला को लेकर। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों का ऐलान किया। इस अवसर पर सरकार ने उद्योगपतियों राकेश झुनझुनवाला, कुमार मंगलम बिड़ला, साथ ही में सुधा मूर्ति और अरीज फिरोजशाह खम्बाटा को भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं सरकार ने 6 हस्तियों को पद्म विभूषण दिया और 9 को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री। तो इन पद्मश्री पाने वालों में राकेश झुनझुनवाला भी थे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सनी देओल की आने वाली फिल्म गदर 2 को लेकर। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और अमीषा पटेल की मच अवेटेड फिल्म गदर 2 इस साल रिलीज होने वाली है। शायद आप जानते होंगे ये 22 साल पहले रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है, यानी कि उसका दूसरा पार्ट। अब ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज यानी कि 26 जनवरी के खास मौके पर सनी देओल ने इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर करते हुए फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान किया है। बताया गया ये मूवी आने वाली 11 अगस्त 2023 को रिलीज होगी। आसान शब्दों में कहें तो गदर 2 इस साल ही आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको एक बार फिर से सनी देओल की वही जबरदस्त आवाज सुनने को मिलेगी जो आपको कई फिल्मों में सुनने को मिल चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है महिला IPL यानी कि WPL को लेकर। जानकारी के मुताबिक विमेंस प्रीमियर लीग यानी कि WPL का खाका तैयार हो चुका है। दोस्तों आपने हमारे बीते रोज का मुख्य समाचार देखा होगा तो शायद आपको पता होगा कि अभी हाल ही में बीते बुधवार को इस भारतीय लीग की टीमें नीलाम हो गई। कुछ दिन पहले BCCI ने 5 साल के मीडिया राइट्स भी नीलाम किए थे। इन दोनों से BCCI को करीब 5000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। ऐसे में विमेंस प्रीमियर लीग पहले सीजन से ही दुनिया की सबसे बड़ी महिला क्रिकेट लीग बन गई है। साथ ही ये पुरुष और महिला लीग मिलाकर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग भी बन गई है। दोस्तों
दोस्तों इसी बीच ये ताज़ा जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि जो महिला क्रिकेट खिलाड़ी है मंधाना, उनकी सैलरी बाबर आजम से भी ज्यादा हो सकती है WPL की वजह से। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। दोस्तों शायद आप जानते होंगे कोरोना वायरस एक बार फिर से दुनिया भर में पैर पसार रहा है। इसी बीच चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक लूनर न्यू ईयर के मौके पर कोरोना से हुई मौतों में 80% की कमी आई है। दरअसल एक्सपर्ट्स का कहना था कि 21 जनवरी के बाद यानी कि लूनर न्यू ईयर के समय लोगों का घर आना जाना लगा रहेगा। हालांकि अब चीन की तरफ से ये बताया गया है कि लूनर न्यू ईयर के मौके पर कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 80% कम हो गया है। हालांकि दोस्तों वहीं दूसरी ओर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO का कहना है कि उसे चीन के डेटा पे भरोसा नहीं है, क्योंकि चीन की तरफ से कोरोना को लेकर सही बातें नहीं बताई जाती हैं। WHO की तरफ से कहा गया है कि हमें लगता है कि चीन मौतें और मामले का जो आधिकारिक आंकड़ा दे रहा है वो काफी कम है, वो कोरोना की असली स्थिति छुपा रहा है। आइए दोस्तों अब अगली खबर में जानते हैं कोरोना वायरस का ताज़ा अपडेट अपने देश को लेकर। तो भारत सरकार के अपने पोर्टल MyGov.in के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में 131 नए मरीज मिले हैं देश भर में। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 147 लोग ठीक भी हुए हैं कोरोना वायरस से। साथ ही में एक और अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में देश भर में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है कोरोना के कारण। अगर दोस्तों बात की जाए एक्टिव केसों की, तो अभी अपने देश में एक्टिव केसों की संख्या 1906 है, यानी कि अभी अपने देश में कोरोना वायरस के इतने मरीज बचे हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है फुटबॉल फेडरेशन को लेकर। बताया गया फुटबॉल फेडरेशन देश भर में 20,000 नए क्लब बनाएगा। इस बारे में बताया गया है ऐसा करने का मकसद ये है कि फुटबॉल के खेल में जो हमारी रैंकिंग है उसको सुधारा जाए, साथ ही फुटबॉल खेल की दुनिया में भी मजबूत बनकर वर्ल्ड कप का रोड मैप तैयार किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में भारतीय टीम भी फुटबॉल के वर्ल्ड कप में हिस्सा ले सके और उसे जीत भी सके। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नौकरियों को लेकर। जानकारी के मुताबिक सरकारी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे छात्रों के लिए 5 नई नौकरियों की जानकारी सामने आई है। पहली नौकरी है महिलाओं के लिए, जो यूपी सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से निकाली गई है। इस वैकेंसी की ज्यादा जानकारी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 फरवरी 2023 है। वहीं अगली वैकेंसी है बिहार रूरल की ओर से। बताया गया ये भर्तियां बीटेक ग्रेजुएट के लिए निकाली गई हैं। इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख अप्रैल 2023 है, यानी कि अप्रैल के महीने तक इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगली वैकेंसी है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कांस्टेबल ड्राइवर को लेकर, यानी कि कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पे भर्तियां होनी है। इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 फरवरी 2023 है। इसमें आवेदन करने वाले भी 10वीं पास होने चाहिए। वहीं एक और वैकेंसी आ रही है DSSSB की तरफ से। इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 फरवरी 2023 है और इसमें आवेदन करने के लिए क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट मांगी गई है। वहीं एक और वैकेंसी की जानकारी आ रही है 10वीं पास वालों के लिए रेलवे में। बताया गया ये वैकेंसी दक्षिण पूर्व रेलवे की तरफ से निकाली गई है। इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 फरवरी 2023 है। इस वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन 10वीं पास मांगी गई है, साथ ही में ITI का सर्टिफिकेट। तो दोस्तों अभी हमने आपको जिन भी नौकरियों के बारे में बताया है, तो उस समय उस नौकरी की और ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही थी, यानी कि आपको किस वेबसाइट पे जाना है, कितने पद खाली हैं, नौकरी में आवेदन करने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए। तो आप नौकरी के बारे में ये सभी जानकारियाँ वीडियो को रोककर देख सकते हैं। अगर मैं सभी वैकेंसी के बारे में एक एक करके ये सभी जानकारियाँ बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा और ये खबर जिसके काम की नहीं होगी वो भी बोर होने लगेगा। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।